रीजन नंबर 1 कि परक्यूजिट में सबसे इंपॉर्टेंट वही है, और रीजन नंबर 2 उसमें अमेंडमेंट भी आई है। और अगर बात करूंगा न्यू सिलेबस की, सॉरी ओल्ड सिलेबस की, तो ओल्ड सिलेबस के अंदर फुल फ्लेज क्वेश्चन तो बनने की मुझे उम्मीद नहीं है, बट जो अमेंडमेंट आई है उसमें से वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा जी। अमेंडमेंट का मतलब क्या है? अमेंडमेंट का मतलब ये जिन्होंने दिसंबर 23 में पढ़ा था और जो तुम अब पढ़ोगे, दोनों के अंदर फर्क है। और मेरी बुक के अंदर भी वो अमेंडमेंट नहीं दी हुई है सर, बट बुक तो अमेंडेड है, बुक तो अमेंडेड है, बट जो ये अमेंडमेंट आई है ये एक्ट के थ्रू नहीं आई। ठीक है, ये अमेंडमेंट आई है, गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट में सर्कुलर निकाला है, और वो सर्कुलर जो निकाला है उसके अंदर ये अमेंडमेंट आई है, और वो सर्कुलर जून 24 के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि आप सब जानते हो जून 24 के लिए एप्लीकेबल अमेंडमेंट होती है नवंबर तक की। ठीक है ना, तो अमेंडमेंट नवंबर तक की है, सर्कुलर उसके अकॉर्डिंग ही आया हुआ है, और ये हमारे एग्जाम के अंदर एप्लीकेबल है, बस ये पर ध्यान दो। बट ये बुक में नहीं है, तो मैं आपको लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो जी। अब सुनो ध्यान से, अब जो मैं परक्यूसिट स्टार्ट करवाने जा रहा हूं ना, उस परक्यूसिट का हेडिंग लिख लो जी, रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन, RFA, इसको हम क्या बोलते हैं? RFA। ठीक है जी, या इसको हम बोलते हैं कंसेशनल RFA, कंसेशनल RFA। ठीक है जी, चलो अब सुनो ध्यान से, एक बार लाइव वाले बच्चे बिल्कुल अलर्ट होकर बैठ जाइए। जितने भी बच्चे इस टाइम लाइव के अंदर बैठे हैं, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को सुनना, फेस टू फेस वाले भी ध्यान सुनना, क्योंकि कंफर्म इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और न्यू सिलेबस के अंदर कम से कम 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन बन सकता है जी। और सबसे मेन रीजन क्या है, इसमें अमेंडमेंट आई है, जो परसेंटेज पहले हुआ करती थी वो परसेंटेज अब चेंज हो चुकी है, बस ये पर ध्यान दो जी। अब सुनो ध्यान से, पहले इसको नॉर्मल समझते हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। देखो RFA का मतलब क्या है? RFA का मतलब है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रहने के लिए कोई घर दे रहा है, मतलब वो किराया कंपनसेट नहीं कर रहा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दे रहा है। अब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दे रहा है, जैसे मान लो यहां पर मिस्टर वीजी है और यहां पर मिस्टर अभिषेक है। अब मान लो मैंने क्या किया, अभिषेक को ना रहने के लिए घर दिया। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, मैंने इसको रहने के लिए घर दिया, तो क्या अभिषेक को फायदा हुआ? बताओ क्या फायदा हुआ, सारे बताओ क्या फायदा हुआ इसका? क्या बच गया? रेंट। अब अगर इसका रेंट बच गया तो अभिषेक को फायदा हो गया। अभिषेक को फायदा हुआ तो अभिषेक के हाथ में टैक्सेबिलिटी करने की बात होगी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि अभिषेक के हाथ में हम टैक्सेबिलिटी करें क्या? भाई अगर मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देगा, तो उस घर की हम अभिषेक के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी करें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा जी वो डिपेंड करता है कि ये एम्प्लॉय जो है, ये अभिषेक जो है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट है। क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट है इसके हाथ में ट्रीटमेंट अलग है, अगर ये नॉन गवर्नमेंट है इसके हाथ में ट्रीटमेंट अलग है। तो पहले हम ये बात करते हैं, अगर मान लो अभिषेक जो है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। अगर वो गवर्नमेंट है तो ट्रीटमेंट क्या है? तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो, अगर अभिषेक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एक लाइसेंस फीस बताती है कि हमारे घर की लाइसेंस फीस कितनी है। लाइसेंस फीस इज जस्ट लाइक ए रेंट, गवर्नमेंट ने फिक्स किया होता है। मुझे नहीं पता, आपको आइडिया नहीं आइडिया, आज जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आपके हैं तो शायद उनको बताओ, उनको रेजिडेंशियल क्वार्टर्स मिलते हैं रहने के लिए, और जिनको रेजिडेंशियल क्वार्टर्स मिलते हैं ना, उनका किराया बहुत कम होता है, बहुत कम। मेरे को अभी तक याद है, हम एक बार वहां गए, उज्जैन गए थे, तो उज्जैन में मेरी वाइफ के रिलेटिव में, पहले हमने सोचा कि हम होटल में रहेंगे, तो मेरी वाइफ के रिलेटिव को पता लगा कि हम यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने कहा आपने होटल में रहना, आप यहाँ पे हमारे घर में आओ। तो वो काम करते हैं ONGC में, एक कंपनी है ONGC, आपको बताओ ONGC जो है वो गवर्नमेंट कंपनी है। सर उनके हम क्वार्टर्स में गए, भाई साहब मैं देख के हैरान हो गया, मतलब 3 BHK घर दे रखा गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो थोड़ी अच्छी पोस्ट पे थे, और बहुत बड़ा घर, भाई साहब रूम भी इतने खुले खुले और बेस्ट लोकेशन पे, मतलब पूरे क्वार्टर्स बने, पूरा बहुत बढ़िया एरिया है, और वहां पे घर बना रखे हैं और वहां पे उनको दे रखे हैं। और किराया कितना चार्ज कर रहे हैं? सिर्फ ओनली 4500 पर मंथ। और अगर वो मार्केट में हो, मैं कह रहा हूं कम से कम 50,000 रुपए, कम से कम 50,000 रुपए। तो 4500 को ना वो रेंट नहीं कहते। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या चार्ज करते हैं? उन्होंने, उनके मुंह से एक वर्ड निकला, कह रहे ये लाइसेंस फीस लेते हैं 4500 रुपए की। तो लाइसेंस फीस फिक्स बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने यहां पे वही लिखा है कि अगर मान लो कोई हमारा एम्प्लॉय है, जो भी हम लाइसेंस फीस चार्ज कर रहे हैं एम्प्लॉय से, बस उतनी टैक्सेबल होगी,
चार्ज का मतलब कि मतलब हमसे पैसे ले नहीं रहे, चार्ज का मतलब जो हम आगे पे कर रहे होंगे या जो हमारा कॉस्ट आती होगी वो 4500 रुपए जितने भी हमारी जो भी एक्चुअल में होगा वो उसके हाथ में टैक्सेबल है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले केस में तो सिंपल सा ट्रीटमेंट है, लाइसेंस फीस जो गवर्नमेंट की होती है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगी। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले केस में है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई क्लेश भी नहीं है। अगर बन गया तो फ्री के नंबर है, क्योंकि लाइसेंस फीस हमें दी होगी, हमें कुछ पता ही नहीं है, वो तो हर एरिया की अलग अलग होती है ना, वो तो ऑलवेज क्वेश्चन में दी होगी कि ये लाइसेंस फीस है, उठा के हमें टैक्सेबल करनी है, हमें कुछ भी नहीं करना, इसलिए कभी यहां से क्वेश्चन बनता भी नहीं है और अमेंडमेंट यहां पर आई भी नहीं है। सेकंड ये निकल के आ रहा है कि अगर मान लो वो एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट है, अब बात हो रही है मान लो अभिषेक की। अब अगर मान लो अभिषेक की बात हो रही है, अभिषेक अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसके हाथ में क्या है? अभिषेक ने मुझे कहा सर रहने के लिए घर चाहिए और रहने के लिए घर आप मुझे कहीं से भी लेके दो, चाहे आपका है तो आप दे दो, नहीं तो हमें को कहीं से भी किराए पर लेके दो, हमें नहीं पता। अब हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा एक घर, ध्यान सुनना मेरी बात, यहां मिस्टर विजी है और यहां अभिषेक है, मेरे को अभिषेक को एक घर देना है। सबसे पहला केस मैं ये ले रहा हूं कि मान लो मेरा एक घर जो है वो लक्ष्मी नगर के अंदर पड़ा हुआ है। मान लो मैंने एक घर आज से 4-5 साल पहले लिया था और उसके किराएदार बैठे हैं, अभिषेक ने कहा सर जो कुछ भी करो मेरे को वो घर दो। मैंने किराएदारों से बात की, मैं कहा भाई साहब अब मेरे को यहाँ पे हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरा एम्प्लॉय यहाँ पे आ रहा है, और मैंने अभिषेक को एक घर प्रोवाइड करवा दिया। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर ये मैंने घर अभिषेक को प्रोवाइड करवा दिया, क्या अभिषेक को फायदा हो रहा है? क्या फायदा हो रहा है? उसका किराया बच गया। अब अच्छा, क्या ये घर मेरा है या मैंने कहीं से लेकर दिया है? मेरा है। ये घर है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। और दूसरा केस मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं कि मान लो ये घर मेरा नहीं है, अभिषेक ने जिद पकड़ ली कि भाई साहब मैं आऊंगा ही काम करने तब जो आप मुझे घर प्रोवाइड कराओगे। अब घर मेरे पास खुद का नहीं है भाई साहब, एक ही घर है, इसके अंदर हम रह रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अभिषेक ने कहा मुझे नहीं पता सर, आपको घर मेरे को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। मैं कहा चल ठीक है। अब मैं क्या किया, मैं एक पर्सन के पास गया, उससे मैंने घर किराए पर लिया और ये घर मैंने अभिषेक को दे दिया, इसका किराया मैं पे करूंगा, अभिषेक यहां पर फ्री में रह रहा है। क्या यहां पर भी अभिषेक को फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा। किस चीज का फायदा हो रहा है? उसका किराया बच रहा है। ये दोनों केस में फायदा है। अब अगर दोनों केस में फायदा है तो अभिषेक के हाथ में यह फायदा कितना टैक्सेबल करें, मेन मुद्दा बस ये निकल के आ रहा है। अब सुनो ध्यान से, अब जो अमेंडमेंट पोर्शन है आरएफए वाले केस में, अब मैं वो तुम्हें कराने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब सुनो ध्यान से, होता क्या था, पहली बार जो अमेंडमेंट आई वो सिर्फ नॉन गवर्नमेंट वाले केस में आई, गवर्नमेंट वाले केस में नहीं आई। गवर्नमेंट वाले केस में क्या चार्ज करेंगे? लाइसेंस फीस। उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, लाइसेंस फीस पेपर में दी होगी, क्वेश्चन में दी होगी, वो उठा के एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कर देना। नॉन गवर्नमेंट में दो केस हैं, या तो वो घर एम्प्लॉयर के खुद का है या वो एम्प्लॉयर के खुद का नहीं है, या तो उसके खुद का नहीं है, ठीक है। अब अगर वो घर एम्प्लॉयर के खुद का है या उसके खुद का नहीं है, इन दोनों केस में क्या ट्रीटमेंट करना है? सबसे पहले बात करें, अगर वो घर उसके खुद का है तो क्या करें। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ये बता रहा हूं कि पहले क्या था। पहले ये लिखा था कि ये घर जो एम्प्लॉयर के खुद का है, ये बताओ ये किस एरिया में है। अगर ये ऐसे एरिया में है, बुक में भी ये सेम प्रोविजन लिखा हुआ है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर ये ऐसे एरिया में है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख तक है, तो गवर्नमेंट बोलती थी एम्प्लॉय की सैलरी का 7.5% हम एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। भाई अगर घर बहुत छोटे एरिया में है, कहीं छोटे शहर में है, तो जितनी भी एम्प्लॉय की सैलरी होगी हम ये मान लेंगे उसको 7.5% फायदा हो रहा है अपनी सैलरी का, तो वो फायदा उसके हाथ में टैक्सेबल है। अगर उस एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, 25 लाख तक है, तो सैलरी का 10% हम टैक्सेबल कर देंगे। और अगर पॉपुलेशन 25 लाख से भी ज्यादा है तो हम सैलरी का 15% टैक्सेबल कर देंगे। ये बात लिखी हुई थी पुराने लॉ के अंदर। अब गवर्नमेंट ने इसको यहां से कट कर दिया। अब गवर्नमेंट ने कहा ये लिमिट नहीं है, अब टाइम के अकॉर्डिंग हम लिमिट चेंज कर रहे हैं। और भगवान का शुक्र है कि सैलरी में अमेंडमेंट आ रही है, नहीं तो जन्मों बीत जाते तो सैलरी में अमेंडमेंट नहीं आती थी। इनकम टैक्स का एक लोता चैप्टर ऐसा था, जब बच्चे पूछते थे अमेंडमेंट, मैं बोलता था सैलरी कर लो पहले। सैलरी में अमेंडमेंट आती नहीं थी कभी, बट इस बार सैलरी के अंदर अमेंडमेंट आई है। चेक करो, डिडक्शन वाले केस, स्टैंडर्ड डिडक्शन वाले केस के अंदर भी आई थी, लीव इन कैशमेंट के अंदर भी अमेंडमेंट आई है, यहां पर भी अमेंडमेंट आई है।
और जो लंच फैसिलिटी 50 रुपए वाली जो मैंने आपको बोला कि वो डिफॉल्ट स्कीम वालों को नहीं मिलेगी, वो भी अमेंडमेंट आई है। तो इस बार सैलरी में इन्होंने कई चेंजेस की हैं। अब अमेंडमेंट क्या आई? अब गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई टाइम चेंज हो चुका है, ये लिमिट बहुत पुरानी है, अब हम लिमिट चेंज करना चाहते हैं। और लास्ट जनगणना हुई थी सन 2011 में, लास्ट जनगणना जो हुई थी वो सन 2011 में हुई थी। अब गवर्नमेंट ने कहा देखो अब हम एक लिमिट लेके आ रहे हैं कि अगर घर, सारे बच्चों का दिमाग यहां पे हो, अगर घर तुम्हारा ऐसे शहर में है कि जिस केस में लास्ट जनगणना जब 2011 में हुई थी, अगर उसके बेस पर उस एरिया की पॉपुलेशन 15 लाख तक है, 15 लाख तक है, तो आपका ट्रीटमेंट करेंगे अलग। अगर उस एरिया की पॉपुलेशन, अगर घर ऐसे एरिया में है जहां की पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है, 40 लाख तक है, तो ट्रीटमेंट करेंगे अलग। और अगर घर ऐसे एरिया में है जहां की पॉपुलेशन 40 लाख से भी ऊपर है, ट्रीटमेंट करेंगे अलग। पहले क्या था? 10 से 25, 25 से ज्यादा, अब वो खत्म। अब क्या है? पहले केस में 15 लाख तक, 10 की लिमिट कितनी हो गई? 15। फिर वहां 10 से ऊपर कहां तक था? 25। यहां पर 15 से ऊपर 40 तक, और वहां पर क्या था? 25 से ज्यादा, यहां पर क्या? 40 से ज्यादा। तो आपको ये लिमिट अब ध्यान देनी है। मतलब गवर्नमेंट ने कहा अगर पॉपुलेशन सन 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग अगर 15 लाख तक है उस एरिया की, तो हम ट्रीटमेंट अलग करेंगे। अगर 15 से ऊपर है, 40 लाख तक है, ट्रीटमेंट अलग करेंगे। अगर पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर है तो ट्रीटमेंट अलग करेंगे। सर क्या करेंगे? अब गवर्नमेंट ने तुम्हें और फायदा दे दिया। फायदा क्या दिया? अगर पॉपुलेशन जो है 15 लाख तक है तो सैलरी का 5% अब हम टैक्सेबल करेंगे। पहले स्टार्टिंग थी 7.5% से, याद है? 7.5, 10, 15, अब स्टार्टिंग है 5। और अगर तुम्हारा यहां पर है तो हम टैक्सेबल करेंगे 7.5%, और अगर यहां पर है तो अब टैक्सेबल करेंगे 10% ऑफ सैलरी। आपको फायदा दिया। अब 15% वाला कोई भी रेट टैक्सेबल नहीं होगा, या तो 5% या 7.5% या 10% सैलरी का हम टैक्सेबल करेंगे। ये लेटेस्ट लिमिट है आज के अकॉर्डिंग, जो आज की अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती है वो इसके बेस पे होती है। एक बार आप सारे बच्चे दोबारा से बोल दो, मैंने क्या बोला? ये घर कब, ये एप्लीकेबल कब होगा? अगर घर मेरा है या मेरा नहीं है। अगर घर मेरा है, अब सोचो, अगर घर मेरा है और किसी ऐसे एरिया में है जिसकी पॉपुलेशन 15 लाख तक है, तो बताओ अभिषेक के हाथ में कितना टैक्सेबल करेंगे? सैलरी का 5। अगर घर ऐसे एरिया में है जहां की पॉपुलेशन 15 से ऊपर है, 40 तक है, तो क्या करेंगे? 7.5%। और अगर घर 40 लाख से ऊपर वाले एरिया में तो सैलरी का 10। आपने बोल दो दिल्ली में, अगर अभिषेक को मैंने घर दिया दिल्ली में, तो अभिषेक की सैलरी का कितने % टैक्सेबल करेंगे? 10%, क्योंकि 40 लाख से ज्यादा ही है। मतलब नॉर्मली मेट्रो सिटी की बात करूंगा तो अगर कहीं मेट्रो सिटी में घर है तो अभिषेक के हाथ में अभिषेक की सैलरी का 10% हम टैक्सेबल कर देंगे। बस ये पर ध्यान दो। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर सैलरी का मतलब क्या है? यहां पे मैं सैलरी का मतलब क्या लेना है? ठीक है जी। उससे पहले एक बच्चे का डाउट आया है कि सर गवर्नमेंट के केस में क्या होगा? बताओ गवर्नमेंट वाले केस में क्या ये लो लगेगा? ये किस केस में लगेगा? नॉन गवर्नमेंट वाले। कौन है बच्चे? अरे आप भी तो बड़े ही हो, नालायक हो तो बच्चे ही। अभिषेक देखना कोई बाहर आया है, देखना कोई बाहर है। हाँ जी। अब गवर्नमेंट वाले केस में बताओ जी, क्या ये ट्रीटमेंट गवर्नमेंट में नॉन गवर्नमेंट में? बताओ गवर्नमेंट वाले केस में क्या होगा? लाइसेंस फीस। सिंपल सी बात है जी। तो इस केस में जो होगा वो लाइसेंस फीस टैक्सेबल होगी। वहां तो आप छोड़ ही दो ना, वहां तो आपको चेक ही नहीं करना घर किस एरिया में है, क्या है, उनका नहीं है। जो लाइसेंस फीस गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी वो लाइसेंस फीस एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। उसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है, पहले भी सेम था, आज भी सेम है। और ये पॉइंट स्टार्ट करने से मैंने पहले बोला भी था कि गवर्नमेंट वाले केस में ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी बातें अगर आप यहां पे चेक करोगे, ऊपर हेडिंग में डाली है, किस केस में है? नॉन गवर्नमेंट वाले केस में। गवर्नमेंट वाले केस में लाइसेंस फीस ही है। यहां तक क्लियर है? और वो भी नॉन गवर्नमेंट वाले केस में कब? अगर ये घर मेरे खुद का है। अब सारे बच्चे बोल दो फटाफट से, आंसर आना चाहिए जी। आरएफए वाले केस में सारे बच्चे बोलो, आरएफए वाले केस में दो केस होंगे, गवर्नमेंट या, दोबारा बोलो, गवर्नमेंट और, आवाज नहीं आ रही यार, गवर्नमेंट वाले केस में क्या चार्ज करेंगे? लाइसेंस फीस। नॉन गवर्नमेंट वाले केस में दो केस होंगे, या तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या नॉट ओन्ड बाय
ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में 3 केस होंगे, या तो पॉपुलेशन 15 लाख तक है, या 15 से ऊपर 40 तक है, 40 से ज्यादा। अगर 15 लाख तक है तो सैलरी का 5%, सेकंड केस में सैलरी का 7.5%, और तीसरे केस में सैलरी का 10%। ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल करना है। अब जब मैंने बोला 7.5, 10 और 15 सैलरी का, दिमाग में क्वेश्चन आया सैलरी का मतलब क्या है, बट उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि अगर वो घर मेरे खुद का नहीं है तो क्या होगा। अब मान लो जो अभिषेक को मैंने घर दिलवाया ना, ये मेरे खुद का नहीं है, मैंने कहीं से लेकर दिया। चलो मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये घर मैंने अभिषेक को कहीं से लेकर दिया है तो अभिषेक को फायदा क्या हो रहा है बताओ? क्या फायदा हो रहा है बताओ? रेंट का। कौन सा रेंट? जो मैं पे कर रहा हूं। अब क्या हुआ, पहले लॉ में यही लिखा हुआ था, लॉ में लिखा हुआ था कि जो एक्चुअल चार्जेस एम्प्लॉयर पे कर रहा होगा वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है, क्योंकि वो फायदा एम्प्लॉय को है। अब क्या हुआ, अभिषेक को घर मिला, उसका रेंट बहुत ज्यादा था, और इतना ज्यादा था कि इसकी सैलरी के 10% से भी ज्यादा आ रहा था। बट लॉ में क्या लिखा था कि अगर वो घर खुद का नहीं है तो हम जो एक्चुअल रेंट होगा वो टैक्सेबल कर देंगे। अभिषेक ने कहा सर ये बात तो गलत है, जब घर तुम्हारे खुद का होता है तो हाईएस्ट टू हाईएस्ट कितना टैक्सेबल करते हो तुम? 10%। बट मेरे केस में तो ये ज्यादा हो रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है? भाई वहां पे आपने लिखा है अगर घर ऐसे एरिया में है जहां पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर है तो भी 10% ही कर रहे हैं, बट यहां तो रेंट जो है यहां का, ये रेंट मेरा सैलरी के 20% पहुंच रहा है, मैं तो बर्बाद हो गया, फिर फायदा ही क्या भाई साहब मुझे घर देने का तुम्हें? तो मैंने कहा नहीं मुझे क्या पता भाई, यहां घर मेरे खुद का नहीं है, जो मैं किराया पे कर रहा हूं वो मैं टैक्सेबल कर रहा हूं। उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो फाइनली फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, सबकी रिक्वेस्ट पर यहां पर भी लॉ चेंज किया, और क्या लिखा, एक्चुअल चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। अगर एक्चुअल कम है तो एक्चुअल कर देंगे, अगर एक्चुअल ज्यादा है और सैलरी का 10% कम है तो हाईएस्ट टू हाईएस्ट हम यहां पर भी सैलरी का 10% ही टैक्सेबल करेंगे, इसके ऊपर नहीं करेंगे। यहां पर भी लिमिट पहले 15% हुआ करती थी, और वो लिमिट अब यहां पर भी चेंज हो गई है, और यहां पर अब गवर्नमेंट कहना चाह रही है एक्चुअल चार्जेस और सैलरी का 10% विच एवर इज लेस, इतनी हम टैक्सेबिलिटी करेंगे एम्प्लॉय के हाथ में। बस ये पर ध्यान दो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये अमेंडमेंट इस बार आई है परसेंटेज वाली, बाकी सारा कुछ सेम है जो आप मतलब जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ था। अब सुनो ध्यान से, अब दिमाग में एक डाउट क्या आ रहा है, बस एक डाउट रह गया, क्या? सैलरी का मतलब। अब सुनो सैलरी का मतलब, ये यहां सबसे अलग है, सैलरी का मतलब यहां सबसे अलग है। सैलरी का मतलब है बेसिक, बेसिक प्लस में डीए उटोए वाला, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक प्लस में डीए उठाए वाला, प्लस में कमीशन एवरी टाइप। इससे क्या हो गया, चाहे फिक्स वाली हो चाहे टर्नओवर वाली हो, दोनों लेनी है। बेसिक प्लस में डीए उठोए प्लस में कमीशन एवरी टाइप, प्लस में बोनस, इसमें बोनस भी आएगा, और प्लस में टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस। जितने भी अलाउंसेस हैं तुम्हारे, उन सबका टैक्सेबल पोर्शन भी तुम्हारी सैलरी में जुड़ेगा। फिर तुम्हारी सैलरी आएगी उसका 10%, 7.5% और 5%। अब एक बात समझ गए आगे हो, अगर आरएफए वाला क्वेश्चन बन गया न्यू सिलेबस में, बच्चा अगर बन गया तो बन गया, कितने का होगा? 5 का छोड़ दूंगा, इससे ऊपर क्या जाएगा? 5 नंबर तो जाएंगे ना, 5-5 करते कितने छोड़ोगे? ठीक है, लिमिट भी तो होनी चाहिए ना, 5-5 करते कुछ छोड़ना भी तो है। पता लगे 5-5 करते सारा पेपर ही खत्म हो गया, अब क्या करूं? क्योंकि सारे लग रहे हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आरएफए वाला क्वेश्चन बन गया और उसमें अलाउंसेस दिए हुए हैं, तो पहले तुम आरएफए नहीं निकाल सकते जब तक तुम अलाउंसेस नहीं निकाल दोगे, क्योंकि बिना अलाउंसेस के आरएफए की सैलरी आएगी नहीं ना, क्योंकि पहले टैक्सेबल अलाउंस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि वो अलाउंस सैलरी में जुड़ने हैं आरएफए की सैलरी में, और फिर सैलरी निकल कर आएगी उसके अकॉर्डिंग 5%, 7.5% और 10% करेंगे। बस ये पर ध्यान दीजिए। एक बार दोबारा बोलो, सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला, प्लस में कमीशन एवरी टाइप, प्लस में बोनस, प्लस में टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल। और आपको बताऊं प्रैक्टिकल लाइफ में इतना नहीं लेते,
प्रैक्टिकल लाइफ में सैलरी का मतलब इसमें और भी ज्यादा है, इसमें मॉनिटरी बेनिफिट भी जोड़ते हैं, लीव सैलरी भी जोड़ते हैं कुछ केस में, बट एग्जामिनेशन पर्पस के लिए आपको टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस तक ही ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल लाइफ में आरएफए की सैलरी और बढ़ी हुई है, बस अभी हमें एग्जाम के लिए इतना ध्यान देना है, बेसिक प्लस में डीए ऑटोए प्लस में कमीशन परसेंटेज या कमीशन टर्नओवर जो फिक्स वाली कोई भी हो, प्लस में बोनस, प्लस में टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस, इनको जोड़ने के बाद सैलरी का 7.5, 5 और 10% निकल कर आएगा। बस ये बात ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो तो ऐसा करते हैं, कौन सेकंड केस? लो जी एक बार दोबारा बोल देता हूँ जी, अगर एम्प्लॉयर के खुद का मतलब घर नहीं है तो या तो वो जितना रेंट पे करेगा एम्प्लॉयर, या उसकी सैलरी का 10%, इनमें से लेस वाला हम एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल करेंगे। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कितना होगा? 10%, उसके ऊपर नहीं हो सकता जी। बस सर ओल्ड सिलेबस में कैसा आएगा आरएफए का? वो तो ओल्ड सिलेबस में तो ऐसा आएगा, सुनो, हमारी पॉपुलेशन 20 लाख है, बताओ कितना टैक्सेबल करें? बताओ कितना करें? न्यू सिलेबस वाले बच्चे खुश हो, थोड़ा बताओ, कोशिश करो। अगर पॉपुलेशन 20 लाख है तो कितना टैक्सेबल करोगे? 7 पॉइंट। अगर पॉपुलेशन 8 लाख है तो? अगर पॉपुलेशन 45 लाख है तो? आरएफए में सैलरी क्या लेते हैं? बेसिक प्लस में डीए ऑटोए प्लस में कमीशन एवरी टाइप प्लस में बोनस प्लस में टैक्सेबल पोर्शन ऑल। गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले केस में आरएफए क्या लेते हैं? ये ओल्ड सिलेबस है बच्चा कह रहा हमारा कुछ ऐसा नहीं हो सकता, न्यू वाले बच्चे कुछ हमारे में भी ऐसा कुछ जुगाड़ बन जाए, ठीक है, हम भी ऐसे ऐसे याद करके चले जाएं, ठीक है, नहीं आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बट ओल्ड के अंदर किसी भी लाइन में से वो एक सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे कि बताओ इस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा जी, ठीक है जी। चलो आओ जी एक बार इसको लिखते हैं पहले। अच्छा सुनो भी ध्यान से, अभी 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 खत्म नहीं हुआ इसको, इसमें एक पॉइंट अभी और बचा हुआ है, पहले इतना लिखवा दूं? पहले लिखवा देता हूं, नहीं तो तुम कहोगे यार ये समझ नहीं आ रहा। पहले इतना लिख लेते हैं, थोड़ा सा ना धीरे धीरे करके लिखते हैं। लिखो जी। गगन प्रैक्टिकल लाइफ में मेथड डिफरेंट नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में मेथड जो लगता है वही एक्चुअल मेथड है, वो एग्जाम में नहीं है। उनको पता है अगर वो एग्जाम में डाल देंगे तो बच्चे सोल्व भी नहीं कर पाएंगे, इतना नहीं उसे सोल्व हो रहा, ठीक है ना। तो एग्जाम एक लिमिट तक, वो कहता है यहीं तक सैलरी मान लो। प्रैक्टिकल लाइफ में जो एक्चुअल सैलरी है वो प्रैक्टिकल लाइफ में ली जाती है। लिखो रही यहाँ पे, हेडिंग डाल दो रही, रेंट फ्री एकोमोडेशन। आज क्या वार है? ट्यूसडे है ना आज? मंगलवार, मंगलवार है ना आज, ठीक है, ट्यूसडे हैं। कुछ खिला रहे हो क्या? आज तो वैसे ही मंगलवार है, संडे को खिलाऊंगा, रिजल्ट है ना संडे को। आए शी, अरे तो संडे को किस किस का रिजल्ट है? ओ माय गॉड, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ठीक है संडे को 2 बजे है ना, तो जब ट्यूसडे को आओगे, भगवान करे रिजल्ट बहुत अच्छा अच्छा है, सबके हाथ में एक डब्बा होना चाहिए ब्रीक वाले बूंदी का, ठीक है। डब्बा तुम लेके आओगे, समोसे मैं खिलाऊंगा सबको, ठीक है, भगवान करे तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है बस। हाँ हाँ समोसे सब खाएंगे ट्यूसडे को, ठीक है। जिनका मतलब रिजल्ट अच्छा, भगवान करे बहुत अच्छा अच्छा है, सारे बच्चे पास हो जाएं, मस्त एकदम समोसे की पार्टी करेंगे, एक एक लड्डू, एक एक समोसा और एक चाय। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ठीक है नी। चलो हाँ आप लोग हमें पेटीएम कर देना। अच्छा आपको मैं पेटीएम कर दूं? ओ माय गॉड, पेटीएम तो बंद हो रहा है वैसे, पेटीएम बैंक, ठीक है बच्चा कह रहा फोन पे भी है गूगल पे भी है, सब है, आप करने वाले बनो। हाँ चलो लिखो यहाँ पे जी, आरएफए कंसेशनल आरएफए। सर मेरा बर्थडे है 25 तारीख को,
प्रखर हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। रिजल्ट तो नहीं है उस दिन? है 25 को तुम्हारा रिजल्ट तो नहीं है? लो जी, ये लिखो यहाँ पे एम्प्लॉयर। ड्राइंग अच्छी है ना मेरी? बहुत। ये कॉम्प्लीमेंट क्या दे रहे हो ऐसे, मतलब भरी महफिल के अंदर बेइज्जती कर रहे हो? मुझे पता है मेरी अच्छी नहीं है। हैं? हाँ मतलब मैं, मेरे को आती नहीं ड्राइंग, मैंने नहीं सीखी कभी। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ठीक है जी। यही मैंने पता किसको देख के सीखा है? जो वो खेत में नहीं होता, खेत में ऐसे खड़े होते हैं, ये उसको देख के सीखा है मैंने। ये भी मेरे को खुद नहीं आता था, उसको मैंने कई बार देखा, फिर दिमाग में एक इमेज बनी, फिर मैंने बनाया। अच्छा, लो जी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ठीक है जी। अब यहाँ पे मान लो आपको रहने के लिए घर दिया जा रहा है। हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड। अब दो केस होंगे। अच्छा, इस साइड थोड़ा स्पेस देके चलना जी, इस साइड, एम्प्लॉयर वाली साइड, मतलब ब्लैंक स्पेस, एम्प्लॉयर के नीचे, ठीक है ना। अब जो मैं डायग्राम बनाऊंगा मुझे उस साइड थोड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है जी। लिखो यहाँ पे। अब यहाँ पे दो केस हैं। या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या फिर हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है जी। अब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके नीचे लिखो जी, लाइसेंस फीस प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट इज टैक्सेबल perquisites in hands of employee, ठीक है। और नॉन गवर्नमेंट में आपके दो केस है। दो केस कौन कौन से? या तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, या तो घर उसके खुद का है, या नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। अब अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो कितनी कैटेगरी बनाऊं बताओ? बोलो। तीन कैटेगरी। तीन कैटेगरी यहां पे बनेंगी नहीं। लिखो यहां पे, पॉपुलेशन
यहाँ लिखो ऐसे, सिटी हैविंग पॉपुलेशन अप टू 15 लाख एज पर 2011 सेंसक्स। सर अगर रिजल्ट फेवर में नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, प्रोफेशनल एग्जाम है, कोई ये थोड़ा कि जिंदगी खत्म हो जाती है। CS इज नॉट ए लाइफ, CS इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, कोई इसमें ये नहीं है कि हमें अपना दिमाग खराब कर लेना है। कोई बात नहीं, अगली बार देंगे, अच्छे से देंगे, कमियों को पहचानेंगे, वो कमियां नहीं करेंगे। ऑलवेज एक बात ध्यान रखो, या तो जीतोगे या सीखोगे, हारने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना, या तो जीत जाएंगे या उससे कुछ सीख ले लेंगे ताकि अगली बार वो गलती ना हो। और प्रोफेशनल एग्जाम में ऐसा नहीं है कि 100% रिजल्ट आता है। ठीक है ना, तो सारे बच्चे पास नहीं होते। तो होपफुली हम होप फॉर बेस्ट, फिंगर क्रॉस पास होंगे। बट अगर 0.1% भी थोड़ा सा भी कहीं रिजल्ट नेगेटिव होता है तो घबराने की बात नहीं है, टाइम हमारे पास पूरा है। बस आपको थोड़ा प्लान करना पड़ेगा कि अगले 2-3 महीने क्या करना है आपने। क्योंकि मे बी अगर आपके भी एग्जाम अगर बाई चांस 0.1% नहीं होते तो आपके ऊपर बोथ ग्रुप का बर्डन आ जाएगा। क्योंकि जिन्होंने एक ग्रुप दी है तो बोथ ग्रुप कैसे प्लान करना है, या अब वो अगर क्लियर नहीं हुआ तो वो देना या ये वाला देना है। तो थोड़ा सा आराम से बैठ के सोचना पड़ेगा कि मेरे पास टाइम कितना बचा है। ये नहीं कि जैसे हफड़ा दफड़ी के अंदर आके सर सर मेरे घर वालों ने कह दिया सर मेरा बस मेरे को लास्ट टाइम देने देंगे, तो उसके प्रेशर में थोड़ा आप दोनों ग्रुप दे दोगे, पता लगे दोनों के चक्कर में दोनों ही रह गए तो घर वाले और ही नेगेटिव हो जाएंगे। कम से कम दोनों में अगर एक भी निकलता है तो घर वाले कहते हैं चल बेटे एक को दे दे। आपको थोड़ा सा ना मतलब सोचना पड़ेगा, हफड़ा दफड़ी नहीं, मेरा दोस्त ये दे रहा तो मैं भी ये दूंगा, मेरे घर वाले प्रेशर कर रहे हैं तो बहुत दे रहा हूं। भाई तुम अपनी कैपेबिलिटी पहचानो। आधे डिसीजन तो इस बात पे गलत होते हैं कि साथ वाला क्या दे रहा है। आपको मैं फैक्ट बता रहा हूं कि साथ वाला अगर 2 दे रहा है तो मैं भी 2 दे रहा हूं, उस चीज पे कभी भी चीजें डिसाइड मत करो। ये करियर है आपका और हर एक का मेंटल लेवल अलग अलग है, हर एक के घर का एनवायरनमेंट अलग अलग है। ठीक है ना, आप सब अपने अपने घर में जाते हो ना, या कोई किसी के घर में जाता है, मतलब नॉर्मली अपने अपने घर में जाते हो ना, तो अपने अपने घर का माहौल सबका अलग अलग ही तो होता है। ठीक है ना, कभी तुम्हें पढ़ने का टाइम रात को मिलता है, उनको पढ़ने का टाइम रात को नहीं मिलता, तो हाउ कैन यू डिसाइड कि हम बोथ एक साथ ही देंगे दोनों मिलके। उसके घर में उसके पेरेंट्स काम करते हैं, अच्छा उसका माहौल अच्छा है, उसको स्टडी रूम मिला हुआ है, तुम्हें वो एनवायरमेंट अभी नहीं मिल पा रहा। नहीं सर वो बोध देगा तो मैं भी बोध दूंगा, ये कोई बात थोड़ा, वो डूबेगा तुम भी डूब जाना फिर। ठीक है, तो कुछ चीजें करियर से रिलेटेड वो हमें खुद सोचनी चाहिए कि हमें क्या करना है। तो वो वेल इनफ प्लान, मतलब 25 तारीख को होपफुली मैं आपको थोड़ा सा प्लान बताऊंगा 25 तारीख के बाद कि किस तरह से आप अब आके चल सकते हो। एक बार थोड़ा रिजल्ट आ जाए उसके बाद देखते हैं फिर इसको। चलो लिखो जी, सिटी हैविंग पॉपुलेशन अप टू 15 लाख एज पर 2011 सेंसेक्स। सिटी हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 15 लाख अप टू 40 लाख एज पर 2011 सेंसस। सिटी हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 40 लाख एज पर 2011 सेंसस। अब लिखो यहाँ पे नहीं, अगर 15 लाख तक है तो क्या करते हैं हम, अब नया नया अमेंडमेंट क्या ही है, 7.5 या 5, 5 अब स्टार्टिंग होती है 5%। अगर 15 से ऊपर है 40 तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी, और यहाँ पे 10% ऑफ सैलरी। लोच डन। अब लिखो आगे, अगर ये घर मेरे खुद का नहीं है तब क्या करेंगे जी।
अगर ये घर मेरे खुद का नहीं है तो क्या करेंगे, लिखो एक्चुअल चार्जेस एक्चुअल चार्जेस एक्चुअल चार्जेस और 10% ऑफ सैलरी। और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। इसमें से जो भी लेस, विच एवर इज लेस, ठीक है। अब जहां जहां सैलरी वर्ड लिखे उस पर एक स्टार बना लो, जहां जहां पर एक सैलरी वर्ड लिखे उस पर एक स्टार बनाओ। या एक मिनट बना दिया, स्टार बना दिया, बना दिया, ठीक है जी, हाँ काट दो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि इसका रीजन है। अब एक बात मेरे को बताओ, अब थोड़ा सा मुझे आगे और कराना है ना अभी, इसके आगे कुछ और कंटिन्यू करना है। अब ये जो आपने टैक्सेबल निकाला, एक बार अब सारे बच्चे कॉपियां देखो अपनी क्या क्या लिखा। गवर्नमेंट वाले केस में क्या टैक्सेबल निकाला आपने, नॉन गवर्नमेंट वाले केस में अगर वो घर मेरे खुद के है तो कितने केस हैं, 3। अगर पॉपुलेशन 15 लाख तक है तो 5। अगर 15 से ऊपर 40 तक है तो 7.5। और अगर 40 से ऊपर है तो, और अगर वो घर मेरे खुद का नहीं है तो एक्चुअल चार्जेस और सैलरी का 10% विच एवर इज। अब क्वेश्चन ये निकल कह रहा है कि जो तुमने टैक्सेबल निकाला ये किस घर का निकाला। बच्चा कह रहा है घर मतलब कि जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया उस घर का निकाला। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि घर भी दो तरह के होते हैं, फर्निश्ड या अनफर्निश्ड। कि अब जो ये वैल्यू निकाली है ये फर्निश्ड घर की निकाली या अनफर्निश्ड घर की निकाली। याद है आपको, मतलब आपने कभी देखा होगा, आप में से कोई किसी ने क्या हॉरर मूवी देखी है आपने, हॉरर मूवी किस किसने कभी हॉरर मूवी देखी है, डर लगता है आपको देख के, फिर भी देखी है आपने। ऐसा कभी होता है, मतलब जैसे कभी आप उसको देखना, हॉरर मूवी के अंदर देखना, कभी दरवाजा खुलता है ऐसे आवाज नहीं आती, ऐसे आती है ना, बिल्कुल आराम से ऐसे है। हाँ मैं ही आवाज देता हूँ, ये तुम्हें पता लग गया मैं आवाज देता हूँ नालायक। मेरा काम ही यही है, लोगों के घर में जाके करने का। मैंने और ये 2-3 काम पकड़ रखे हैं। हाँ मूवीज में, अच्छा मूवीज में काश मैं दे रहा होता, ठीक है जी। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अब एक बात बताओ, अब जब भी तुम देखते हो नॉर्मल दरवाजा खोलते हैं आवाज आती है और खाली पड़ा हुआ घर बिल्कुल होता है, तो एक तो होता है बिल्कुल खाली घर, भूत बंगला, बिल्कुल बिल्कुल सन्नाटा भाई साहब, कुछ नहीं है उसके अंदर। तो ये वैल्यू उस घर की है या ये वैल्यू फर्निश्ड घर की है। अभिषेक ने मुझे कहा घर दो, मैं कहा अभिषेक खाली घर दे रहा हूं, कह रहा कोई दिक्कत नहीं सर, सोफे सोफे बेड वेड तो हमारे पास है, हम वो लगा लेंगे, आप हमें घर ही दे दो बस रहने को। तो अगर मैंने अभिषेक को अनफर्निश्ड घर दिया तो क्या ये वैल्यू उस घर की निकाली है आपने या फर्निश की निकाली है। तो गवर्नमेंट कह रही ये सारी वैल्यू जो निकाली है दैट इज वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। ये वैल्यू अनफर्निश्ड घर की है, चाहे वो लाइसेंस फीस हो, चाहे 5, 7.5, 10 या उधर वाला केस हो, सब जो वैल्यू आपने निकाली है ये सारी की सारी वैल्यू अनफर्निश्ड घर की है। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, अब मान लो ये अनफर्निश्ड घर की है, तो अभिषेक को मैंने बोला कि भाई तेरे को मैं घर दे दूंगा। अभिषेक को मैंने बोला घर दे दूंगा, तो अभिषेक ने कहा ठीक है जी। अब अभिषेक और अभिषेक की धर्म पत्नी उस घर में गए। अब जैसे घर खोला वो करके आवाज आई और देखा भाई साहब कहाँ है, कुछ है ही नहीं है। तो अभिषेक की वाइफ ने बोला क्या है ये, कहां सोएंगे इसमें। भाई आपके बाबूजी ने कहा था घर दिया घर दिया घर दिया घर दिया, तो ये क्या है। तो अभिषेक ने बोला नहीं मुझे भी ये लगा घर है, तो मैंने कहा अभिषेक ने मुझे फोन किया, मैं कहा भाई घर ही तो है और क्या है। मैं कहा तू किस घर की बात कर रहा है, कह रहा सर उसमें कुछ सामान ही नहीं है। तो मैं कहा तो, कह रहा नहीं नहीं सर ऐसे नहीं हम रह सकते, भाई कैसे रहेंगे बताओ, यहाँ पे हम गद्दे डाल के सोएंगे क्या, अगर कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन नहीं है, ड्रेसिंग टेबल नहीं है, एसी नहीं है, फ्रिज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं कहा तूने मुझे कहा भैया रहने के लिए घर दो, मैं तेरे को रहने के लिए घर दे रहा हूं, अब ये सारी की सारी आइटम मैं तुझे कैसे प्रोवाइड कराऊंगा। कह रहा सर सॉरी सर मैं आपके यहाँ पे काम नहीं कर सकता, मेरी अब शादी हो चुकी है।
मगर तो उससे क्या लिंक है? कह रहा मेरी वाइफ कह रही है कि हमें बेड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और जो वो कहेगी उसकी बात मैं मानूंगा क्योंकि मेरी अब शादी हो चुकी है। मैं कहा यार तू तो बहुत चेंज हो गया, पहले तो ऐसा नहीं था भाई। पहले तो तू कहता था कि मेरी वाइफ घर में आ जाएगी मैं बदलूंगा नहीं, ये है वो है। अब तो तू भाई साहब जो वो कहती जा रही है, तू यही कह रहा है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। मैं कहा यार ऐसे कैसे काम चला? कह रहा सर देख लो, काम करवाना है करवाओ, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ। भेज दो अभिषेक को अब। भाप ज्यादा खा रहा है ना अभिषेक। हाँ, मेरे को भी लगा एक बार तो कि मैंने कहा यार तो चेंज हो गया इंसान यार। बट फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अगर अभिषेक चलेगा तो काम कैसे चलेगा मेरा? फिर मैंने अभिषेक को बोला, मैं कहा तू ऐसा कर, तू लिस्ट लिखवा तुझे क्या क्या चाहिए, बता कि पता तो लगे ना भाई क्या क्या चाहिए। अब अभिषेक ने मुझे लिस्ट लिखवा दी। कह रहा सर देखो एक तो चाहिए एसी, एक एसी चाहिए। मैं कहा और बता? कह रहा एक चाहिए टीवी, और एक चाहिए मान लो वॉशिंग मशीन, एक चाहिए फ्रिज, और एक चाहिए माइक्रोवेव, और कह रहा क्या? बच्चा कह रहा बैठ तो दिया नहीं, नीचे फैल रहे हैं लेटे हुए हैं दोनों नायक। एक चाहिए बेड, एक चाहिए बेड, मान लो डबल बेड चाहिए एक। अब और एक दो आइटम कुछ और होगी। एक सोफा चाहिए बिल्कुल, एक चाहिए अलमीरा। चलो बहुत है मेरे ख्याल से, इतना तो मेरे घर में भी सामान नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, इतना मेरे को अभिषेक को देना पड़ जाएगा, पता लगे मेरा घर ही खाली हो गया। अब उसने बोल दिया ये सामान तो मेरे को चाहिए। मैं कहा अच्छा। मैंने देखा, मैंने कहा एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव, बेड, सोफा और अलमीरा चाहिए। मैंने कहा एसी तो मेरे पास है, दे दूंगा। टीवी भी मेरे पास पड़ा हुआ एक्स्ट्रा, हम देखते नहीं है, दे दूंगा। वॉशिंग मशीन मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक ही वॉशिंग मशीन है तो वो हमारे काम की है। फ्रिज भी एक मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है, फ्रिज भी चलो मैं मेरे पास पड़ा हुआ है। माइक्रोवेव भी मेरे पास एक पड़ा हुआ है। बेड भी मेरे पास एक है, एक्स्ट्रा बेड है, दे दूंगा। सोफा मेरे पास नहीं है, अलमीरा मेरे पास नहीं है जी। अब ये आइटम मेरे पास ये पड़ी हुई हैं, तो मैंने अभिषेक को फोन कर दिया। मैं कहा देख अभिषेक, जो तूने आइटम्स लिखवाई है ना, एसी, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, बेड, मैं तुझे दे दूंगा, बाकी मेरे पास नहीं है। कैसा? सॉरी सर मैं काम नहीं कर सकता। मैंने कहा यार ये क्या मतलब है अब यार, इतने आइटम दे रहा हूं। कह रहा सर मेरी पीछे से वाइफ बोल रही है कि ये रियल लाइफ में ऐसा होता है। अच्छा होता भी है ऐसा? पूछ रहे हो? क्वेश्चन मार्क। होता होगा। ओ माय गॉड। बच्चा कह रहा है ऐसा कहाँ होता है कि जो हम कहें वो बात मान ली जाए? नहीं। ओ माय गॉड। इधर देखो ध्यान से, चलो वापिस आओ जी। ये होता है या नहीं होता इस बात पे डिस्कशन नहीं चल रही, मुद्दा इस बात पे चल रहा है कि अभिषेक की वाइफ ऐसी आई है। तो अभिषेक की वाइफ अब जो जो कह रही है, अच्छा देख लो अभिषेक गुस्से में ही ना हो कहीं, गुस्से में बैठा है, ऐसा कर रहा है। गुस्सा तो नहीं कर रहे? नहीं, ठीक है। कह रहा बाद में बताऊंगा, बाहर चल, तेरी पिटाई लैवी कर दी है। कलेक्शन बाहर होगा तेरा। तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि अभिषेक की वाइफ ने अपना बोला कि भैया ये सामान तो मेरे को चाहिए। अभिषेक ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि भैया मैं काम ही नहीं करूंगा अगर ये सामान मेरे को नहीं मिला। और ये कह रहा बहुत कम लिखवाया मैंने, अभी बहुत ज्यादा डिमांड है, ये मैंने बहुत कम लिखवाया, इतना भी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो सॉरी फिर, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या हुआ? अच्छा फैन बंद कर दो, ये वाला चलाना है? किस किस से चलाना है भाई ये वाला? एक बच्चे ने बस। कल से हाथ वाला पंखा लेके आना, ठीक है? ऐसे करते रहना पूरी क्लास में, ठीक है? ना लाइक अभी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कब पता लगे कल तुम्हें बुखार हो जाए, और पेपर हैं तुम्हारे, और ये टाइम मैंने कहा ना डॉक्टर किस सीजन किसका, ये डॉक्टर का। ये लगता है हमें गर्मी लग रही है, एकदम ही फिर गर्म सर्द हो जाती है, ठीक है? और तुम तो आधी बाजू की टेंशन में घूम रहे हो नालायक, आधी बाजू की टेंशन में। किस दिन हवा आ गई तुम मुड़ जाओगे। मैं बता रहा हूँ तुम्हें नालायक। इधर सुनो ध्यान से, पंखा बंद कर दो एक बार, अभी बस थोड़ी देर की बात है, फिर उसके बाद अरुण सर की क्लास में चला लेना। सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो अभिषेक की वाइफ ने ठान लिया कि भाई साहब ये सामान तो मेरे को चाहिए, इसके बिना मैं अपने हस्बैंड को काम करने नहीं दूंगी।
चलो जी, अभिषेक ने फाइनली डिसाइड कर दिया, कह रहा सर देख लो, अगर आपको ये रिक्वायरमेंट जो है पूरी कर सकते हो तो मैं काम कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा अभिषेक भाई, ये वॉशिंग मशीन, सोफा, अलमीरा ये मेरे पास है ही नहीं। कह रहा मुझे क्या पता, हो या ना हो, आप कहीं से लेकर दो। तो फिर मैंने अपने घर में बात की। मैंने कहा प्रॉब्लम यह कि मैं अभिषेक को जाने तो दूं, बट अगर मान लो वो चला गया, दूसरा स्टाफ भी एकदम इतना काम संभाल नहीं पाएगा। मेरी वाइफ ने कहा फिर देखो, फिर अब क्या कर सकते हैं, हैं? क्या कह रहे हो आप भी वाइफ से पूछते हो? मैं डरता नहीं अपनी वाइफ से। क्या हो गया, झाड़ू मारना पड़ेगा? पोछा झाड़ू को ये कोई छोटी बात है, ये तो अपना ही घर। अगर आप मुझे कभी घर में देख लो, ये क्या कर रहा है गाबा, ओ माय गॉड। चलो वापस आओ जी, इधर से ध्यान से। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है भाई। हमें पता है सर, ये आप छुपा रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, उसको कवर कर रहे हो, कवर। चलो वापिस आओ, सुनो ध्यान से। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अब यहां पे ये डिसाइड होगा कि ये सामान भी देना है। अब अगर ये सामान भी देना है तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने देखा फिर, और मैंने कहा चल ठीक है भाई, ये सामान मैं तेरे को ले देता हूं, ये मेरा तो नहीं है बट मैं कहीं से लेकर तेरे को दे दूंगा। इसने कहा ठीक है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारी कंपनी में काम करने को तैयार हूं। अब बहुत ध्यान सुनना, जब ये सामान अभिषेक को घर के साथ प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो क्या जो ये ऊपर वाली वैल्यू निकाली है, क्या इस वैल्यू में कुछ एडिशन करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? यस, क्योंकि ये फायदा भी तो हो गया ना। वो वैल्यू किस घर की है, फर्निश या अनफर्निश, और ये आइटम कौन सी है, फर्निशिंग आइटम, तो उसमें इस वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा। बट कितना, याद करो एक पॉइंट आपको मैंने बताया था, यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर ये आइटम मेरे खुद की है तो एक्चुअल कॉस्ट का 10% अभिषेक के हाथ में टैक्सेबल है, जितने महीने भी वो यूज करेगा। और अगर ये मेरे खुद की नहीं है तो फिर एक्चुअल चार्जेस जो भी मैं पे कर रहा हूंगा वो अभिषेक के हाथ में टैक्सेबल है। और उस वैल्यू को जोड़ने के बाद फिर मेरी वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड आरएफए। बस ये पर ध्यान दो। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर वो कह रहा है अनफर्निश्ड आरएफए तो क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा, इसके बाद कैलकुलेशन मत करना। अगर वो कह रहा है फर्निश्ड आरएफए तो यहां पर क्वेश्चन खत्म मत करना, उसमें फर्निशिंग आइटम की वैल्यू ऐड होगी, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के बेस पे टैक्सेबिलिटी होगी। बस ये बात ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? तो आपको मैंने साइड में एक स्पेस बचवाया था ना, अब उसका काम आएगा। अब लिखो यहां पे जी, प्रखर कह रहे हैं सर अगर ऐसा होगा तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, तुम ही कहोगे कि मुझे तुम्हारी आंखों में सब कुछ दिखता है। मुझे एक डायलॉग ध्यान आ गया कि लोग समुंदर की, कहते हैं वो कहा शायरी है, लोग, हाँ देखो, अब देखो बच्चा कह रहा, अब इरशाद, अब नींद खुल गई सर, अब हमारी मेन क्लास आई है। सैलरी वैलरी तो दुनियादारी की बातें हैं, मेन तो शायरी हो जाए। ठीक है, सैलरी वैलरी का क्या है जी? अच्छा अब शुरू करो, बच्चा कैमरा भी लेके आया भाई साहब, अब कैमरा भी चल रहा है। तो मुझे एक शायरी ध्यान आ गई कि लोग समुंदर की बात करते हैं, हम तो तुम्हारी आंखों में डूब जाते हैं। वाह 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 भाई वाह वाह, क्या बात है। चलो वापिस आओ जी, मुशायरा हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया होगा कोई भी यहाँ पे। एक शायरी मैंने पहले सुनाई हुई है आपको शायद, वो वाली कि शिकायतों की पाई पाई, सुनाई है मैंने? शिकायतों की पाई पाई संभाल कर रखी थी मैंने। ना तुम्हें शायरी सुननी नहीं आती वैसे, वाह वाह बोलते हैं एक लाइन के बाद, दोबारा से हाँ जी, पूरा मूड खराब कर देंगे। बैठे आगे अगली लाइन क्या होगी अब? तुम शायरी वायरी सुनने कभी गई नहीं क्या? तुमने कभी मुशायरा देखा नहीं है क्या? बस अगर हमारे दिल कभी टूटे ही नहीं। अरे दिल टूटे या नहीं टूटे, शायरी में वाह 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 तो बोलते हैं ना। हाँ चलो जी दोबारा से, शिकायतों की पाई पाई जोड़ कर रखी थी मैंने। अब आएगा मजा। शिकायतों की पाई पाई जोड़ कर रखी थी मैंने, उसने गले से लगाकर सारा हिसाब बिगाड़ दिया। ओ माय गॉड। आ जाओ फटाफट से, और हमने कोई मुशायरा ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ, हमारा सैलरी का चैप्टर चल रहा है। लिखो आगे, लिखो नहीं, यहाँ पे साइड में जो यहाँ पे स्पेस था जी। अब ये जो लाइसेंस फीस आपने निकाली है, ये निकाली है आपने, लिखो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड आरएफए।
वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड आरएफए। बच्चा कह रहा कहाँ से कॉपी किया ये है नालायक। लिखो जी। और ये वाली वैल्यू जो 5% निकाली आपने, ये वाली वैल्यू भी आपकी अनफर्निश्ड आरएफए की वैल्यू है। लिखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड आरएफए। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड आरएफए। ये अनफर्निश्ड आरएफए की वैल्यू निकाली है आपने, ये वाली भी, विच एवर इज लेस वाली भी, ये अनफर्निश्ड की है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इन सब में ऐड करनी है, ऐड। क्या करनी है ऐड जी, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड, सॉरी, वैल्यू ऑफ फर्निशिंग आइटम। वैल्यू ऑफ फर्निशिंग आइटम आप इसमें जोड़ दोगे। अब कितनी जोड़ोगे जी, डिपेंड करता है, या तो ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, या ये नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। ठीक है जी, या ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या ये नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। ठीक है जी, अब अगर ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो फिर क्या करेंगे, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है जी, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा, किसमें जोड़ेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में, जो भी आपने ऊपर कोई भी वैल्यू निकल कर आई है उस ऊपर वाली वैल्यू में जोड़ दोगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये मत सोच लेना 5% के नीचे लिखा है मैंने ये। ठीक है ना, ये जो ऊपर जो भी आपने वैल्यू निकाली है उसमें ये वैल्यू जोड़ दी जाएगी, चाहे वो किसी भी तरीके से निकालिए। लाइसेंस फीस है तो भी इसमें जुड़ेगी, 5% है तो भी जुड़ेगी, 7.5% है तो भी जुड़ेगी, 10% है तो भी जुड़ेगी, विच एवर इज लेस वाला पॉइंट है तो भी जुड़ेगी। अगर फर्निशिंग आइटम जहां जहां पर होंगी सब में इस वैल्यू को जोड़ा जाएगा। ठीक है, और अगर वो नॉट ओन्ड है तो एक्चुअल चार्जेस, एक्चुअल चार्जेस बीच में और ओब्लिक एंड लिख दो, क्योंकि दोनों भी हो सकती हैं और दोनों में से एक भी हो सकती है। और अब जो वैल्यू तुम्हारी निकल के आएगी ना, इसको जोड़ने के बाद ये जो भी वैल्यू तुमने निकाली है, जैसी भी निकाली है, ठीक है, अब ये वैल्यू आएगी वैल्यू ऑफ फर्निश्ड आरएफए, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड आरएफए। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड आरएफए। अब इसमें से माइनस कर देंगे, अगर कुछ पैसा एम्प्लॉय ने पे कर दिया। अब जो पैसा मुझे एम्प्लॉय ने पे कर दिया तो वो तो उसके हाथ में टैक्सेबल होगा नहीं ना, क्योंकि वो तो उसने मुझे पे कर ही दिया। अब मान लो आरएफए बना 15,000, अभिषेक ने कहा सर 2,000 रुपये ले लो मेरे से। अब 15 में से 2 उसने मेरे को दे दिए, तो अभिषेक की सैलरी में 15 जोड़ूंगा, 13 जोड़ूंगा, 13,000। तो उसने माइनस कर दो अमाउंट या रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, इसमें से माइनस कर दोगे, और ये जो वैल्यू आएगी ना, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कंसेशनल आरएफए। ये कंसेशनल आरएफए है। तो कंसेशनल आरएफए निकल के ही तब आता है जब पहले फर्निश्ड आरएफए निकल के आएगा। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। अब लिखो सैलरी का मतलब, अब लिखो सैलरी का मतलब। अब यहां पे आओ, सैलरी का मतलब क्या है जी, और फिर इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा आज, और देन फिर क्लास को पैक करेंगे, और अगली क्लास हमारी सैलरी की लास्ट क्लास होगी जी। हाँ, क्वेश्चन भी देने हैं मुझे। चलो पहले एक आरएफए का तो क्वेश्चन करें हम। सैलरी लिखो, बेसिक सैलरी
प्लस में डीए उटोए प्लस में कमीशन एवरी टाइप। एवरी टाइप मतलब समझ जाना, एवरी टाइप मतलब फिक्स या परसेंटेज दोनों, प्लस में बोनस, प्लस में टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस। हिमांशी ओन्ड वाले केस में आपका 5, 7.5 या 10% टैक्सेबल है, और नोट ओन्ड वाले केस में जितना भी एम्प्लॉयर किराया पे करेगा या तो वो या सैलरी का 10% विच एवर इज लेस वो टैक्सेबल है, बट वो वैल्यू है अनफर्निश्ड घर की। अगर साथ में फर्निशिंग आइटम भी है तो उसको ये इसको जोड़ना पड़ेगा, फिर जोड़ने के बाद आपकी वैल्यू ऑफ फर्निश्ड आरएफए निकल के आ जाएगी जी। डन है जी। अब एक क्वेश्चन करते हैं पहले आरएफए का, एक बार बुक पे आ जाओ जी। अच्छा बुक में ना पुराने लॉ के अकॉर्डिंग किया हुआ है, हमें नए लॉ के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है ना। उसका आंसर चेंज हो जाएगा तो आंसर मत देखना, क्योंकि वहां पे बात हो रही है 7.5, 10 और 15। अब वो लिमिट चेंज हो चुकी है ना, तो हमें नए के अकॉर्डिंग आंसर करना है। मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि जब तुम बाद में रखे रिवीजन करो तो तुम्हारे पास नया आंसर उस क्वेश्चन का, ठीक है जी। आ जाओ पेज नंबर, मैं तुम्हें बता रहा हूं जी। पेज नंबर आपका यहां पे निकल के आ रहा है, फटाफट से आओ, 3.51 जी। रेंट पेड बाय एम्प्लॉई, यहां पे माइनस में क्या किया है, अमाउंट या ओब्लिग रेंट पेड बाय एम्प्लॉई, जितना भी एम्प्लॉई ने पे कर दिया वो माइनस कर देंगे, बैलेंस आपका टैक्सेबल है, ठीक है जी। नहीं 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 अभिजीत, वो आपको अभी एग्जाम के लिए नहीं लिखना। लिखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी देखो एक बार ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर मत देख लेना, मैं दोबारा बता रहा हूं, पुराना लो है। आप एक बार पेज नंबर 3.50 पर आओ। तुम्हें कहीं ये ना लग रहा हो ना कि गड़बड़ सर मजाक की तो नहीं कर रहे कहीं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मजाक किया था। एक बार 3550 पर आओ, 3.50 पर आओ। अब वहां पे एक बार चेक कर लो ऊपर, देखो आपको ऊपर दिख रहा है 7.5%, 10%, ठीक है। और उससे अगर पहले पेज पर आओगे तो 15%। तो पुराना लो लिखा हुआ है ना, तो पुराने लो के बेस पर ही आंसर निकला हुआ है वो, तो इसलिए वो आंसर गलत है, उसको हम सही करेंगे अब, ठीक है। और ये प्रोविजन काट भी देना चाहिए, ये आरएफए के ऊपर ये पूरा पेज ये कट कर दो और लिख दो रेफर क्लास नोट्स फॉर अमेंडेड प्रोविजन, रेफर क्लास नोट्स। ये वाला पेज 3.50 काट दो पूरा, 3.49 पर, 3.49 पर जहां से ये आरएफए स्टार्ट हो रहा है ये पूरा काट दो टेबल, ये टेबल पूरी काट दो। 3.49 पे टेबल, 3.50 पे टेबल, बस ये काट दो आप पूरा, 3.51 नहीं काटना। चलो अब एक बार देखो जी इलस्ट्रेशन नंबर 14, फटाफट से चेक करते हैं। पढ़ो क्या लिखा है। मिस्टर सी इज ए फाइनेंस मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम विद, ध्यान से पढ़ना, रेंट फ्री, कौन सा घर दिया उसने, तो अंडरलाइन करो उसको, अनफर्निश्ड घर दिया। हमें अब वैल्यू क्या फर्निशिंग की भी ऐड करनी है या सिर्फ अनफर्निश्ड तक, चलो देखते हैं। तो कंपनी ने घर दिया मिस्टर सी को और वो घर अनफर्निश्ड है इन मुंबई, अपने आप बोल दो इन मुंबई। पॉपुलेशन नहीं बताई, क्या 40 लाख तक होगी, 40 से ऊपर होगी, 40 से ऊपर, मेट्रो सिटी है। तो अपने आप बोल दो सैलरी का कितने % टैक्सेबल करेंगे, 10। बताओ क्या है, अपने आप तुरंत दिमाग में आ गया। कह रहे ही गिव्स यू द फॉलोइंग डिटेल, बेसिक सैलरी 6000, लिखो कैलकुलेटर में 6000 जोड़ लो, डीए 2000 है और 30 रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है, तो 30 उटोए वाला है, तो 3000 लेंगे, 2000 लेंगे या सिर्फ 600 लेंगे, 600 अभी पर मंथ निकाल रहे हैं ना, तो 6000 प्लस में 600 डीए आ गया। फिर उसने बोला बोनस, क्या बोनस लेना है, 1500 ऐड कर दो। अब ध्यान से आगे, इवन दो द कंपनी अलॉटेड द हाउस 1 अप्रैल 23, ही ऑक्यूपाई द सेम 1 नवंबर 23। घर मिला अप्रैल, ऑक्यूपाई के नवंबर, तो बेनिफिट कब से मिला, नवंबर, जब से ऑक्यूपाई किया। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने का, 5। तो अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 40,000, इसका 10%, 4050, ये टैक्सेबल आ गया जी। बच्चा कह रहा है सर ऐसा कैसे, कहां लिखा है, घर उसके खुद का है, लिखा तो है वो कंपनी ने प्रोवाइड किया है, और अगर कुछ नहीं कहा तो ऑब्वियसली बात है खुद का है। क्या उसने कहीं पर भी बोला है इस घर का वो किराया पे कर रहा है,
क्या कहीं पर भी उसने एक्चुअल चार्जेस दिए हैं? नहीं दिए, तो वो घर उसके खुद का ही तो है। अब अगले पेज पर आना एक बार, देखो अगले पेज पर सैलरी का 15% निकाल रखा है 40,500 का, ठीक है ना। अब वहां पे 10% कर दोगे एज पर नए लो, लिखना है साइड में लिख लो, यहीं पे साइड में लिख लो उसी के ऊपर कि अब यहाँ पे 15 की जगह 10 कर लो, जहां जहां 15 लिखा है वहां वहां 10 कर लो। 40,500 का 10% 4,050 रुपये इसका आंसर आएगा। सर पॉपुलेशन नहीं रहेगी, पॉपुलेशन मुंबई वाले केस में वो देगा ही नहीं सर, मेट्रो सिटी वाले केस में वो कभी नहीं देगा वो, बट ऑब्वियस सी बात है 40 लाख से ऊपर है। अगर कोई और सिटी वो देगा तो बता देगा, मेट्रो सिटी है तो वो नहीं देगा, वो 40 लाख से ऊपर ही होती है, ठीक है। अब आओ इसके नीचे इलस्ट्रेशन नंबर 15 पर आओ ध्यान से। यूजिंग द डेटा, यानी कौन सा डेटा यूज करना है? जो ऊपर दिया है। तो यूजिंग द डेटा, ध्यान से पढ़ना, यूजिंग इस क्वेश्चन को मैं चेंज करूंगा क्योंकि ये पुराने लोग के बेस पर अब इसमें चेंज आएगा। यूजिंग द डेटा गिवन इन प्रीवियस इलस्ट्रेशन 14, मतलब क्वेश्चन 14 ही चल रहा है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इफ मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे रेंट 1,000 पर मंथ टू द कंपनी टू द यूज ऑफ दिस एकोमोडेशन। अब एम्प्लॉय ने 1,000 पे कर दिया, तो याद करो मैंने कहा था जो एम्प्लॉय पे करेगा वो क्या कर देते हैं, माइनस कितने महीने का, 5। अब सुनो, जब पुराना लो था तो उसमें 6,075 दिया हुआ आंसर, देखो 6,075 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 1,075 आंसर आएगा। अब मेरा आंसर ही कितना आ रहा है, 4,050, उसमें 5,000 मैं माइनस कर ही नहीं सकता। जब वैल्यू ही 4,050 आ रही है तो एम्प्लॉय मुझे 1,000 पर मंथ क्यों देगा, ज्यादा क्यों देगा? तो इसकी जगह लिख लो 1,500 पर मंथ, इसको चेंज करो, इसमें लिखो 500 रुपए पर मंथ, कि एम्प्लॉय ने मुझे 500 पर मंथ पे किए। अब अगर 500 पर मंथ पे किए तो 4,050 में से 2,500 रुपए माइनस कर दो और बैलेंस निकाल दो। लिखो उसको, सही आंसर करो जी, सही आंसर करो इसको। जहां पे 6,075 है वहां 4,050 आ जाएगा, जहां पे 5,000 है तो वहां पर 2,500 माइनस कर दो। तो 4,050 में से 2,500 गए तो 1,550 रुपए आपका कंसेशनल रेंट निकल के आ गया। पुराना आंसर काट देना, पुराना आंसर काट देना, और नए आंसर में 4,050 आपने ऊपर निकाला, उसमें से 5 महीने का 2,500 माइनस करके 1,550 रुपए करेक्ट आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। लोग कर दो इसको, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 14 अभी 14 चल रही है। द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इफ एबीसी लिमिटेड हैज टेकन दिस एकोमोडेशन ऑन लीज रेंट 1,200 पर मंथ। आपने बोल दो अब ये उसके घर खुद गए, उसने कहीं से लिया है, घर से लिया है, तो 1,200 पर मंथ, तो 1,200 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया, 6,000। एक्चुअल चार्जेस हो गए 6,000 और सैलरी का 10% कितना निकाला था आपने, 4,050। तो विच एवर इज लेस कितना आ गया, 4,050, तो यहां पे 4,050 आ जाएगा। तो यहां पे उसने बोला है, आगे आगे पढ़ो, उसने लीज रेंट 1,200 है और मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे रेंट 1,000 की जगह 500 कर दो कि उसने 500 रुपए पर मंथ पे किया है एकोमोडेशन। अब इसका आंसर करेक्ट निकालो जी। 40,500 का 10% 4,050 और 1,200 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 6,000। तो 6,000 और 4,050 लेस कितना बन गया, 4,050। ये टैक्सेबल है। 4,050 में से 2,500 मिल गए, 4,050 में से 2,500 मिल गए, तो बैलेंस कितना आ गया, 1,550 रुपए। इसका यहां पे आंसर आएगा, करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो पूरा आंसर काट दो पुराना और नए के अकॉर्डिंग करो। नए के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, मैं लिख देता हूं यहां पर। नए के अकॉर्डिंग आप ये करोगे कि भाई जो आपका 40,500 सैलरी है उसका 10% 4,050 और एक्चुअल चार्जेस कितने हैं 1,200 मल्टीप्लाई 5 6,000, तो इसमें से लेस हो गया 4,050, ये आ गया। फिर 4,050 में से 2,500 मेरे को एम्प्लॉय से मिल गए, तो 1,550 रुपए की यहां पे टैक्सेबिलिटी आ गई। ये इसका आंसर आएगा जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, बिल्कुल सेम प्रोविजन हम कर रहे हैं कि एक्चुअल चार्जेस और सैलरी का 10% विच एवर इज लेस यहां पर यही आ गया जी। अब अगर लेस यहां पे ये आ गया, इसमें से 2,500 माइनस कर दोगे तो ये आपका टैक्सेबल आ गया जी। लोग कर दूं। अब आओ क्वेश्चन नंबर 17, इसको ध्यान से पढ़ना। 1,200 उसने रेंट दिया हुआ है ना, देखो क्वेश्चन में वो कह रहा है घर का वो किराया पे कर रहा है 1,200। तो अगर घर का वो किराया पे कर रहा है 1,200
तो फिर 1200 मल्टीप्लाई 5, तो एम्प्लॉयर ने किराया पे किया 6000 और सैलरी का 10 बनता है 4050, तो लेस कितना बनेगा 4050। ठीक है, अब अगले पर आओ, क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से पढ़ना। कह रहे यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 14, वही चल रहा है 14। ठीक है, अच्छा 14 में वैल्यू कितनी आ रही थी 4000, ये दिमाग में लेके चलना। कह रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इफ, अब चेंज आएगा, इफ एबीसी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड ए टेलीविजन। हाँ जी, क्या दिया उसने, और उसकी डब्ल्यूडीपी कितनी है 10,000, कॉस्ट कितनी है, आगे पढ़ते हैं। एंड 2 एसी, एसी कितने दिए हैं 2 एसी, द रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर द एसी इज 400 पर मंथ ईच। आपने बोल दो किराया पे कर रहा है वो एसी का, मतलब टीवी उसके खुद का है, किराया वो किसका पे कर रहा है एसी, तो टीवी उसके खुद का है। अच्छा अगर टीवी खुद का है तो एक्चुअल कॉस्ट का 10%, डब्ल्यूडीपी मेरे किसी काम की नहीं है, उसने कंफ्यूज करने के लिए दी है, हमें एक्चुअल कॉस्ट लेनी है। आगे देखो, अब टीवी उसने कब दी है, टीवी उसने प्रोवाइड किया 1 जनवरी 24 को। अब टीवी दिया 1 जनवरी 24 को, तो एसी मतलब कब दिया होगा, एसी दिया होगा नवंबर में ही, जब से उसने ऑक्यूपाई किया घर। उसने घर कब से ऑक्यूपाई किया था, नवंबर से, तो एसी दिया है नवंबर से और टीवी दिया जनवरी को। अब सारे बच्चे यहां पे देखो जी, आपने अनफर्निश्ड घर की वैल्यू जो निकाली है वो कितनी निकाली है 4050। सारे बच्चे लाइव वाले भी यहां पे ध्यान दो, ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा न्यू सिलेबस के अंदर, ध्यान रखना जी पूरा क्वेश्चन, और अमेंडमेंट आई है इसलिए इंपोर्टेंट और बन जाता है। अब उसने क्या दिए हैं, 2 तो एसी दिए और 1 दिया टीवी। पहले कैलकुलेशन करते हैं टीवी की, टीवी खुद का है, तो खुद का है तो क्या लेंगे डब्ल्यूडीपी या कॉस्ट, कॉस्ट बोलना कितनी है 25,000 मल्टीप्लाई 10%, और दिया कब है उसने जनवरी, जनवरी ना, तो जनवरी फरवरी मार्च 3/12 कितना आ गया 833 रुपए 33 पैसे, ऐसे कुछ आएगा, ये आ गया जी। अब एसी, एसी का किराया कितना है 400 पर मंथ ईच, दो एसी हैं, मल्टीप्लाई एसी मिला नवंबर से, क्योंकि डेट अगर नहीं बताई तो जब से घर ऑक्यूपाई किया तब से एसी है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने, तो कितना आ गया 4000। क्या बात समझ में आ रही है जी, पक्का पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहां पे एक बार चेक करना टोटल कितना आ गया मेरा, यहां पे मेरे को लग रहा है अपने गलत निकाला है या सही निकाला है, ये गलत निकल के आ रहा है मेरे को लग रहा है, कितना आ रहा है, हाँ वही मेरे को लग रहा था गलत आ रहा है, मैं कहूँ फ्रैक्शन में तो आंसर आएगा नहीं, 625 आएगा। अब बताओ कितना आएगा 4050 प्लस में 4000 प्लस में 625, तो 8675 ये आएगा वैल्यू ऑफ फर्निश्ड आरएफए। पहले ये बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है पूछ लो, आराम से देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। मैं दोबारा बोल देता हूं, एसी 400 पर मंथ है, 2 एसी हैं 5 महीने, और 25,000 की कॉस्ट है टीवी की, 10% 3 महीने यूज की है तो 625 रुपए आ गया, टोटल वैल्यू आ गई 8675 फर्निश्ड आरएफए की। अच्छा अब उसने आगे कुछ और बोला है, उसने क्या बोला आगे जी, वो कह रहा है एम्प्लॉई कितना पे कर रहा है 1000 पर मंथ, तो 1000 का 500 कर दो यहां पे, पहले 1000 की जगह 500 करो। अब एम्प्लॉई से मिला 500 पर मंथ, तो अगर 500 पर मंथ एम्प्लॉई से मिला, तो 500 पर मंथ अगर एम्प्लॉई से मिला तो 500, गुस्सा नहीं करना कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, 500 मल्टीप्लाई 5, तो 2500 रुपए ये मिल गए एम्प्लॉई से, तो इसमें से 2500 माइनस कर दूंगा तो 6175 ये कंसेशनल आरएफए आ जाएगा। इसको उतार लो बुक में पुराना आंसर काट के, क्वेश्चन नंबर 17 का पुराना आंसर काट के ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। 4050 तो आपने ऊपर वैल्यू निकाली थी, फिर फर्निशिंग आइटम में 2 एसी की 4000, एक टीवी की 625, 8675, 2500 मुझे एम्प्लॉय से रिकवर हो गए हैं, तो 6175 ये इसका आंसर निकल के आएगा जी। पुराना आंसर काट देना जी, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। चलो अब आओ क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो री ध्यान से पढ़ना, कह रहे यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 17 अबव। अब यहां पे 14 ही इलस्ट्रेशन नंबर, तो 17 में फर्निशिंग आइटम की वैल्यू कितनी निकाली है आपने 17 में 4625, ठीक है, ये वाला निकालिए ना, हेलो
यही निकालिए ना आपने फर्निशिंग। अब वो कह रहा आगे पढ़ो, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इफ मिस्टर सी इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अब वो कह रहा है गवर्नमेंट है और लाइसेंस फीस जो गवर्नमेंट की है 700 पर मंथ है। आपने बोल दो लाइसेंस फीस 700 है, 5 महीने की 3500, तो भाई 3500 प्लस में 4625, तो ये आ गया 7625। ठीक है, और माइनस में 2500 मुझे एम्प्लॉय से मिले हैं। कितना आएगा, सॉरी 8125, हाँ 8125, और 2500 मुझे एम्प्लॉय से मिले हैं जी। तो 8125 माइनस में 2500, तो 5625, ये आंसर आएगा 18 का जी। सही करो इसको, पुराना आंसर काट के नया आंसर लिखो जी। एक बार दोबारा बोल रहा हूं कैसे है। ये देखो, ये तो फर्निशिंग आइटम की वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 17 में निकाली है हमने, और ये गवर्नमेंट है तो 3500 हो गया। 3500 कैसे हो गया, 700 पर मंथ है। ओक्यूपाई उसने घर कब से किया है, नवंबर से, तो नवंबर से मार्च 5 महीने, 5 महीने 700 रुपए के हिसाब से 3500 रुपए ये आ गया गवर्नमेंट वाले केस में, और ये आ गया फर्निशिंग आइटम। ये आगे वैल्यू ऑफ फर्निश्ड RFA, इसमें से 2500 रुपए एम्प्लॉय ने मेरे को पे किए हैं, तो 5625 ये वैल्यू फर्निश्ड RFA की कंसेशनल वैल्यू आ गई जी। ये आपका आंसर है। बताओ कोई दिक्कत है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा जी RFA का। ये RFA का ट्रीटमेंट है। अब एक मैं तुम्हें घर से होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, और ये होमवर्क आपने अपने आप करके आना है। ठीक है, एक तो हमने ये कर लिया RFA का। अब एक कंप्लीट क्वेश्चन घर से होमवर्क देना है, उसमें फर्निशिंग आइटम भी दूंगा, सैलरी भी दूंगा, आपको कंप्लीट आंसर निकाल के आना है क्या ट्रीटमेंट हमें करना है। अक्षिता कह रही है सर 2500 कैसे आया। अक्षिता क्वेश्चन नंबर 17 में देखो ना, 500 पर मंथ एम्प्लॉय पे कर रहा है, तो 500 पर मंथ अगर पे कर रहा है 5 महीने के, तो 2500 एम्प्लॉय पे कर रहा है, तो 5625 आंसर आएगा जी। ठीक है, चलो जी, तो बुक वाला क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया, और अब आ जाओ फटाफट से, ये पिछला आंसर भी काट देना अगले पेज पर, आंसर जो दिया मैं इनका बुक में, क्योंकि ना बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आंसर काट देना और क्लियरली बड़े बड़े शब्दों में लिख देना, रेफर क्लास नोट्स, या यहीं पर आंसर आपने लिखना है। लिख लिया सबने, बस ठीक है फिर। ठीक है, अब लिखो फटाफट से क्वेश्चन, जल्दी लिखो, ये होमवर्क है जी। वीजी प्रोवाइड फर्निश्ड RFA टू अभिषेक इन कुरुक्षेत्र, पॉपुलेशन जो है 28 लाख। अदर डिटेल एज फॉलोस, अदर डिटेल एज फॉलोस। सिद्धार्थ, हम वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड क्यों ऐड करेंगे बताओ। वो तब करते हैं ना जब नॉन गवर्नमेंट हो, तो गवर्नमेंट वाले केस में अनफर्निश्ड की वैल्यू तो अलग निकलती है, और उसने बोला वो गवर्नमेंट है, तो सिर्फ फर्निशिंग आइटम की वैल्यू हमें उठानी है। अनफर्निश्ड की तो लाइसेंस फीस के बेस पर आएगी ना, तो इसलिए लाइसेंस फीस क्या गया जी। केशव 2500 ऐसे आया, आप चेक करो इलस्ट्रेशन नंबर 17 में मैंने क्या लिखवाया आपको, कि 500 रुपए पर मंथ एम्प्लॉय पे कर रहा है। तो अगर 500 पर मंथ एम्प्लॉय पे कर रहा है, 5 महीने के वो पे करेगा, तो कितने महीने हो गए, सॉरी कितनी वैल्यू हो गई 2500, तो 2500 ऐसे आया जी। ठीक है, लिखो यहाँ पे, पॉपुलेशन 28 लाख, अदर डिटेल, बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, DA 6,000 पर मंथ, 30% फॉर उटोए, कमीशन 500 पर मंथ, बोनस 1,000 रुपये पर मंथ, मेडिकल अलाउंस 100 रुपये पर मंथ, अमाउंट स्पेंट 80 पर मंथ। अमाउंट स्पेंट 80 पर मंथ, ठीक है जी।
वीजी प्रोवाइड हाउस ऑन 1 अप्रैल 23 बट occupied by अभिषेक on 1 सितंबर 23। डिटेल ऑफ फर्निशिंग आइटम्स एज फॉलोज। हिमांशु, जो भी डाउट्स हैं आप मेरे को ऑडियो के थ्रू भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं। डिटेल ऑफ फर्निशिंग आइटम, अब यहाँ पे 2 एसी हैं, एक टीवी मिल रहा है और एक वॉशिंग मशीन। ओन्ड या नॉट ओन्ड, इसकी एक्चुअल कॉस्ट WDV, एक्चुअल चार्जेस, और ये दिया कब है। एसी ओन्ड है, टीवी नॉट ओन्ड है, वॉशिंग मशीन भी नॉट ओन्ड है। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट एसी की 40,000 ईच, WDV 20,000 ईच। अगर ये मार्केट से किराए पर लूं तो 800 पर मंथ ईच का किराया है, और ये प्रोवाइड किया है 1 सितंबर को ही, जब घर दिया, जब घर ऑक्यूपाई किया तब से ही एसी है। टीवी की एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल में है 30,000, WDV है 20,000, एक्चुअल चार्जेस इसके हैं 800 रुपये पर मंथ, और ये दिया 1 दिसंबर 23 को। वॉशिंग मशीन की एक्चुअल कॉस्ट 40,000 है, WDV 35,000 है, इसका किराया है 1,000 पर मंथ, और ये दिया है आपने 1 जनवरी 24 को। ठीक है, क्या चीज? सेकंड, एक टीवी नॉट ओन्ड, एक्चुअल कॉस्ट 30,000, WDV 20,000, किराया 800 पर मंथ, और 1 दिसंबर 23 है। ठीक है, अभिषेक पे ₹200 पर मंथ रेंट टू एम्प्लॉयर। अभिषेक 200 रुपये पर मंथ पे कर रहा है मुझे। आपको घर से क्या निकाल के आना है? कंसेशनल RFA कितना आएगा जी, ये निकाल के आना है आपको। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो RFA में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें फर्निशिंग आइटम भी है, सैलरी निकालना भी है, सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है, तो ये आपका घर का टेस्ट है, सबने अपना अपना करना है। अगर आप नकल मारोगे, मैं दोबारा बोल दूं, अगर आप किससे पूछते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपका ही नुकसान है। ठीक है ना, क्योंकि पेपर में कोई आपके साथ नहीं बैठा होगा, आपने खुद क्वेश्चन करने होंगे। तो बेटर ये है कि जो आपका पहली बार में खुद का आंसर आ रहा है, आप वही मुझे यहां पर बताएं, बस ये पर ध्यान दो जी। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो जी हिमांशी, ये टेस्ट ही मान लो, एक तरह का टेस्ट मान लो, टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा सैलरी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं आपका टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, क्योंकि अब सैलरी के अंदर छोटे छोटे बेनिफिट बचे हैं हमारे, अब बड़े बड़े सारे हो चुके हैं एक बार। ठीक है, एक PF हमारा बचा हुआ है, और एक हमारे कुछ बेनिफिट्स हमारे बैलेंस बचे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में सैलरी को हम पैक कर देंगे जी। चलो जी, तो फिर बाकी हम मुलाकात करेंगे। अब क्या चीज? एक्चुअल चार्जेस कहाँ पे? 800 पर मंथ, 800 पर मंथ। क्या कह रहे हो? टू सिक्स, नहीं नहीं, वो तो, अरे फर्निशिंग आइटम 4,000 रुपये तो उसके निकले थे आपके, 4,000 रुपये तो निकले थे उसके, एसी के। किसके निकले थे? हाँ, 4,000 रुपये एसी के थे, और 625 रुपये टीवी के आए थे। नहीं, वो तो 4,050 तो ऊपर वाली वैल्यू थी ना, अनफर्निश्ड वाली, वो तो मुझे अब लेनी ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बन गया गवर्नमेंट का,
तो गवर्नमेंट वाले केस में ऐसा तो वैल्यू निकालते ही नहीं, गवर्नमेंट वाले केस में क्या करते हैं, लाइसेंस फीस। तो लाइसेंस फीस 3500 है, 3500 में फर्निशिंग आइटम की वैल्यू जोड़ूंगा तो उसके अकॉर्डिंग निकल के आ जाएगा जी। ठीक है जी, चलो जी, तो फिर बाकी हम मुलाकात करते हैं परसों वाली क्लास मेरी, सेम टाइम सुबह 8 बजे, सेम जगह पर लक्ष्मी नगर, और फिर हम कल मिलेंगे पटेल नगर जीएसटी के लिए। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू सो मच जी, बाय बाय। लाइव वाले बच्चों को बाय बाय जी, जय हिंद जी।